तो देखो मैंने जैसे आपको सारी चीज़ें बता दी कि भाई किस तरीके से आपको हेक्सेन वगैरह में देखना, मतलब साइक्लोहेक्सेन में क्या कैसे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे सेलेक्ट की जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस आपका एथेन और ब्यूटेन में कभी कभी पूछता है कि न्यूमैन स्ट्रक्चर बना के देता है। फिर अभी मैंने आपको जस्ट 6 मेंबर रिंग का बताया कि 6 मेंबर रिंग था, और हेक्सेन का चेयर फॉर्म स्टेबल फॉर्म बताया। अभी मैंने आपको बोट वगैरह नहीं बताया। तो अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताने जा रहा हूँ कि न्यूमैन से स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर किया जाता है, न्यूमैन से स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो देखो न्यूमैन स्ट्रक्चर, तो जैसे मान लो आपके पास क्या हो, एथेन है, तो देखो एथेन होगा नहीं होगा, एथेन, तो एथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6। C2H6 क्या लिख सकते हो, CH3 लिख सकते हो। जब CH3 आप लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आप इसको ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे। तो फिर जब मैं इसका न्यूमैन स्ट्रक्चर बना रहा था तो न्यूमैन स्ट्रक्चर में ऐसे बनाता था भाई, ये वाला कार्बन यहाँ, ये ऐसे यहाँ और ये यहाँ, तो फिर अब पीछे एक यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। तो ऐसे क्या हो सकता है, इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर वेरी करते हैं। ये जस्ट क्या कहते हैं, अगर एक के पीछे एक हो तो उसे बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते थे, इक्लिप्स, इक्लिप्स्ड बोलते थे, नहीं बोलते थे। तो इसमें आपको ये तो आप लोग से CH3 था, ये आपने सेलेक्ट किया है कि भाई ऐसे हो सकता है। बाकी स्ट्रक्चर तो इस तरीके से भी हो सकता है ना, ये तो आपने सेलेक्ट किया। स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि भाई ऐसे हो जाए हाइड्रोजन, ऐसे हो जाए ये, और ये हो जाए ऐसे, ये हो जाए ऐसे, ये हो जाए ऐसे। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या कैसे होता है, ये भी तो हो सकता है नहीं। ये तो आपने अपने तरीके से बना लिया भाई, चलो इस तरीके से होता है, लेकिन मॉलिक्यूल को थोड़ी पता है, मॉलिक्यूल अपने तरीके से अरेंज होता रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि इनकी पढ़ते हैं हम स्टेबिलिटी, कौन सा कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो सबसे पहले एथेन का पढ़ते हैं। तो एथेन का क्या होगा, एथेन का देखो, एथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6 बता ही दिया अभी कि भाई C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऐसे लिखूंगा CH3 लिखूंगा। तो मतलब क्या है कि एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो देखो जब एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच होगा तो एक ऐसे होगा नहीं होगा, ऐसे एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच होगा तो एक मान लो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर, और ठीक है, और एक पीछे बना लेता हूँ, क्या बना लूँगा, पीछे बना लेता हूँ ऐसे। देखो ऐसे हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ बना लिया, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, एक ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे और ऐसे। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये क्या हो जाए, 60 डिग्री पे मूव हो जाए। तो मान लो आप किसी भी एंगल पे 60 डिग्री मूव करा दो, इधर 60 मूव कराया, इसको इधर 60 मूव करा दिया, इसको इधर 60 मूव करा दिया। एक दो ही पॉसिबिलिटी है, नहीं पॉसिबिलिटी, क्योंकि सभी हाइड्रोजन सेम है। तो दो तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं, दो ही तरीके हैं अरेंज करने का, कोई तरीका अरेंज करने का ही नहीं। मान लो अभी वो लोग नहीं मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ, इसको यहाँ लाना चाहता हूँ, तो अरे हाइड्रोजन तीनों सेम है ना, मतलब तीनों ये 1 2 3 भी सेम है, ये भी सेम है। तो क्या होगा, सभी एक जैसे भी लगे, आप कहीं भी रोटेट कर लो, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आएगा सेम स्ट्रक्चर। तो देखो इनको जो जब क्या कहते हैं, आप इनका लिखते हो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखते हो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं इसको, कि भाई किस तरीके से एनर्जी वेरी कर रही है विद एंगल के साथ, ठीक है। तो अभी देखो एंगल कितना है इनके बीच में, देखो एंगल कितना है, इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, डाईहेड्रल एंगल देखो ऐसे एक प्लेन होता है, ये प्लेन है, ये मान लो एक प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है, ये एक प्लेन है ये, और एक प्लेन ऐसे होगा, एक प्लेन ऐसे होगा। तो मान लो एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, कार्बन है यहाँ, और अभी एक मान लो हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ है। तो इन दोनों के बीच के दो प्लेन है, एक प्लेन ये है कि नहीं, एक प्लेन ये है और एक प्लेन नीचे है। एक देखो एक प्लेन, हल्का सा प्लेन आपको दिख रहा होगा, तो एक प्लेन इधर है, एक प्लेन इधर है। तो मतलब दो प्लेन के बीच के जो क्या कहते हैं एंगल होता है, उन्हें बोलते हैं डाईहेड्रल। हेड्रल मतलब क्या होता है कि ये प्लेन होता है, तो दो प्लेन के बीच के जो एंगल होता है उन्हें बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो एक तरीके से प्लेन है कि नहीं, प्लेन है, एक प्लेन ये जा रहा है ऊपर से, एक प्लेन पीछे से भी जा रहा है। तो मतलब क्या है कि डाईहेड्रल एंगल जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा है तब ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलेंगे, इक्लिप्स, या बोल सकते हो कि फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है, इक्लिप्स क्या बोल दिया गया, इक्लिप्स।
ठीक है, एक के ऊपर एक है इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स ध्रुवक नहीं हुआ ये, और इसमें देखो जस्ट आप एंगल, आप इसको इसके बीच का एंगल कितना है 60, इसके बीच के एंगल आप चेक करो 60 है कि नहीं 60 है, यहाँ सभी के बीच के एंगल 60। लेकिन अभी यही हाइड्रोजन और नीले और ये रेड और ये ब्लू वाले के बीच में आप चेक करो एंगल कितना है 180 है कि नहीं 180 है, 180 है। और इधर वाले के बीच का एंगल चेक करो कितना है, ये 60 और ये 60, 120 है नहीं 20 है, 120 है। तो ऐसे होगा नहीं होगा। और फिर यही सेम चीज़, तो मतलब 120 देखने का है, कहने का मतलब क्या है कि ये एक्चुअली में क्या है कि 60 है तो 60 ही होगा नहीं होगा। मतलब अब आप किसको ब्लू और ब्लू के बीच में चेक करो, मतलब हमें चेक करना किसके है, हमें चेक करना है एक प्लेन रेड है एक प्लेन ब्लू है, तो ब्लू और रेड के बीच में आप देखो ब्लू और रेड के बीच में हमेशा 60 डिग्री है। तो आप देखो इधर ब्लू और रेड के बीच में 60 आया और ब्लू और रेड के बीच में कितना आया, यहाँ से ब्लू और रेड ये ब्लू और रेड के बीच में 60 और फिर यहाँ ब्लू और रेड के बीच में 120, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल आपका मूव करता जा रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसके बीच में 120। तो अगर जब आप ग्राफ बनाने जाओगे तो क्या होगा, एक पहला आप क्या बनेगा, आप देखो पहला आपको जब आप बनाने जाओगे तो आपका किस तरीके से ये बनता जाएगा देखना। देखो जैसे मान लो 0 डिग्री एंगल है, तो आप बताओ इनके बीच रिपल्सन होगा नहीं रिपल्सन होगा जब 0 डिग्री एंगल है। तो यहाँ मान लो ये एंगल 0 ले लेता हूँ, यहाँ 60 ले लेता हूँ, यहाँ 120 लेता हूँ, यहाँ 180 लेता हूँ, यहाँ 270 लेता हूँ और यहाँ 360 लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी मैं ड्रॉ करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 0 आया, ध्यान देना ब्यूटेन होता है तो इसकी एनर्जी होती है 3 किलो कैलोरी पर मोल, 3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो यहाँ क्या है कि रिपल्सन है, तो भाई ऑब्वियस बात है जो रिपल्सन होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा हुई। और फिर जब 60 डिग्री एंगल पे आ गया तो बताओ रिपल्सन सबसे कम हो गया नहीं हो गया, रिपल्सन एकदम 0 हो गया नहीं 0 हो गया, तो मतलब एनर्जी एकदम 0 हो गई। तो यहाँ से ये पहुँच गया 60 पे और फिर जैसे ही 120 पहुँचा आप इसको घुमा के फिर यहाँ ले आओ, इस वाले को हाइड्रोजन घुमा के फिर यहाँ से ले आओ। तो देखो जैसे ही हाइड्रोजन आप घुमा के यहाँ ले आओगे फिर रिपल्सन उतना ही हो जाएगा। मतलब फिर ये रेड अभी आपने 60 घुमाया, अभी क्या किया आपने रेड वाले को आपने क्या किया इसको 60 घुमाया, मतलब फिर आप क्या करोगे इधर से इधर ले आओगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा एक तरीके से, भले आप 120 कर रहे हो, देखो भले आप 120 कर रहे हो आप फिर से इक्लिप्स बना दोगे। तो अभी 60 आपने मूव किया है, एक काम करो फिर से आप इनको क्या करो, एक रेड वाले को ऐसे रखे रहो, अभी आपने इसको 60 मूव किया है फिर आप 180 मूव कर दो। तो रेड वाले को तो ऐसे रखे रहो, रेड वाले को तो ऐसे रखेगा कि आप रेड वाले को फिक्स कर दे रहे हो, उसी के रिस्पेक्ट में देखना, किसी एक को तो फिक्स करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दोनों घुमाते रहोगे फिर मिल देगा क्या। फिर क्या कर रहा हूँ 60 मूव कराया हूँ, अभी फिर यहाँ रख देता हूँ इसको 120, इधर क्या कर देता हूँ इधर कर देता हूँ, इस वाले हाइड्रोजन से ये वाला 120 पे आ गया। तो एक्चुअल में 120 है लेकिन देखो रियल में 0 आ रहा है नहीं 0 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 0 हो गया नहीं 0 हो गया, 0 हो गया। तो फिर 120 दिखाने को है लेकिन एनर्जी का रिपल्सन 0 के बराबर है, तो फिर क्या बन जाएगा ऐसे ग्राफ पे। अब यहाँ 120 गया नहीं गया, तो फिर 180 पे आएगा, 180 पे आएगा तो फिर क्या करेगा ये वाला नीला वाला क्या हो जाएगा 180 पे आएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो एक तरीके से कैसा आ जाएगा जब 180 पे आएगा तो वही 60 वाले जैसा कि बराबर आ जाएगा यहाँ तक। क्योंकि क्या है कि अगर मान लो आप इसको यहाँ ले आए फिर यहाँ से आप इसको ऐसे और इसको ऐसे, अभी आप इसको कंपेयर करा देते तो ये फिर 180 हुआ। लेकिन देखा जाए तो भाई नीला वाला भी तो 60 है, तो भले दिखाने में 180 है तो आप ब्लू और रेड ही कंपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो भी 60 हो गया। तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी 60 के बराबर हो जाएगी। तो फिर 0, तो फिर ऐसे फिर 270 पे ऐसे फिर ऐसे 360 पे 0। तो ये क्या होता है कि ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वर्सेस किसका, एनर्जी वर्सेस एंगल का, डाईहेड्रल एंगल, किसके बीच में डाईहेड्रल एंगल। कभी कोई पूछता है कि भाई ग्राफ, कई सारे ग्राफ दे के दे सकता है, तो ध्यान देना कि इनकी क्या होगी कि ये 3 कैलोरी होते हैं हल्का, जस्ट ये क्या होता है 2.9 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है। मतलब कई सारे बुक 3 लिखते हैं, कई सारे बुक 2.9 लिखते हैं। मतलब क्या होगा कि ये वाला जो लेवल होगा इनका लेवल सबका सेम होगा, मतलब इनका सबका लेवल सेम होगा और ये एकदम रिपल्सन 0, तो मतलब ये टच कर रहा है, ध्यान दे रहा नहीं, ये इधर नीचे टच करते हुए जा रहा है, मतलब एकदम रिपल्सन 0 हो जा रहा है। तो ये क्या है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है किसके वर्सेस
किसके वर्सेस, एनर्जी वर्सेस क्या कहते हैं डायहेड्रल एंगल का। तो ये अब देखो, अब किसी का एंगल क्या कहते हैं, किसी का एंगल क्या होता है कि जब 60 होता है, जब किसी का एंगल 60 होता है, इसी को ही बोल देते हैं गाउचे फॉर्म। क्या बोल देते हैं, जब किसी का एंगल 60 होता है, दो डायहेड्रल एंगल अगर 60 हो गया तो उसी बोल देते हैं गाउचे फॉर्म। क्या बोल देते हैं, गाउचे फॉर्म, गाउच फॉर्म, गाउच फॉर्म, गाउच फॉर्म बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसी को बोलते हैं गाउच फॉर्म। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी गाउच फॉर्म इज पॉसिबल, इनफाइनाइट, क्योंकि क्या है कि अब जस्ट ये माना जाता है कि भाई ये वाले 60 वाले एक अच्छे एक कंप्लीट गाउच होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही आप 0 से मूव करते हो और 0 से क्या कहते हैं, 0 से आप मूव करते हो 60 के बीच में, 60 से 120 पे आप जाते हो तो फिर इक्लिप्स हो जाता है। तो मतलब 0 से लेके 120 के बीच में कोई भी फॉर्म है वो सारी, एंगल के बीच में कोई भी फॉर्म है वो सारी गाउच फॉर्म है। लेकिन क्या है कि ये 60 वाले को आप मानते हो कि भाई कोई ना कोई तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, मतलब एक ना एक तो बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोल जाते हैं कि कंप्लीट गाउच हो गया। फिर ये क्या हो गया, इक्लिप्स हो गया, यहाँ से ईसी लिख देता हूँ, इक्लिप्स हो गया। फिर ये गाउच जीसी लिख देता हूँ, गाउच हो गया। फिर ये क्या हो गया, इक्लिप्स हो गया ऐसे ही। तो और ये क्या हो गया, फिर से आपका गाउच हो गया, गाउच फॉर्म हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, एंगल आपका 60 हुआ, फिर यहाँ से 60 डिग्री का एंगल चेंज आ रहा नहीं आ रहा, तो गाउच फॉर्म है नहीं। तो एक तरीके से इस वाले को और इस वाले में 60 डिग्री एंगल आता है तो गाउच फॉर्म बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि इसको गाउच फॉर्म बोल दिया जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं कि भाई क्या कैसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एनर्जी वर्सेस एंगल का, तो ध्यान दे रहा ना क्या होता है गाउच फॉर्म। ठीक है, अब अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ब्यूटेन का। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसा होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, यही होता है नहीं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ ऐसे भाई, ऐसे लिख सकता हूँ CH3 ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ ब्यूटेन को। ब्यूटेन को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो मतलब क्या है कि एक कार्बन पे ये CH3H और H है, पहले वाले कार्बन पे ऐसे मान लेता हूँ, जैसे तो दूसरा नंबर कार्बन होगा 1 2 3 4, जस्ट मान लेता हूँ कि एक कार्बन सेंटर ये है और एक कार्बन सेंटर ये है, उसमें HCH3 है, यहाँ भी HH और CH3 है। तो ये हमारा हो गया क्या कहते हैं ब्यूटेन का। तो अब आप देखते हैं ब्यूटेन का एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल का क्या फॉर्म होता है, ध्यान से देखते रहना क्या कैसे होना है। ठीक है, तो अब देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ से ऐसे प्रोफाइल डायग्राम, ध्यान देना कैसे कैसे बनना है, कैसे कैसे बनना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो देखो ये अभी आपको पता है कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे और ऐसे, और ये पीछे हाइड्रोजन, ये पीछे हाइड्रोजन, ये इधर साइड CH3 है, इधर साइड CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो इसको जब आप इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करते हैं 100 हर्ट्ज को, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, आप एक सर्कल बनाओगे तो ऊपर वाले यहाँ वाले को ऐसे मान लो कर दिया, ऐसे इधर लिखेंगे CH3, इधर लिखेंगे हाइड्रोजन, इधर लिखेंगे हाइड्रोजन, और फिर दोनों CH3 आप सेम साइड ले रहे हो। तो आप देखो अब फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं तो छोटा छोटा बहुत दिक्कत कर जाएगा। ये मान लो ये आगे वाला जो सर्कल बना रहा हूँ वो आगे वाला मतलब पीछे वाला होता है, और ये पॉइंट वाला हो जाता है आगे वाला होता है। तो यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ H होता नहीं होता है, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। तो अब देखो फिर इसके बाद जब आप पीछे आप रखते हो, कई सारी पॉसिबिलिटीज है। तो देखो एक ऐसे रखोगे, नहीं ऐसे CH3 और फिर यहाँ H और यहाँ H है कि नहीं H है, तो यहाँ H है कि नहीं H है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब आप बताओ कि एक फॉर्म ये है और दूसरी फॉर्म मान लो कहीं ऐसे आ जाए, आप जस्ट इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो, पीछे वाले को जस्ट 60 डिग्री आप रोटेट कर दो, 60 डिग्री आप रोटेट कर दो, 60 डिग्री आप रोटेट कर दो, H और H 60 डिग्री रोटेट कर दो। ठीक है, 60 डिग्री आप जब रोटेट करोगे तो मान लो ब्लैक वाला यहाँ चला आया CH3 और ये आया H और यहाँ चला गया H,
ये आया कि नहीं आया, 60 डिग्री आप रोटेट करें। तो अब फिर उसके बाद फिर मान लो एक स्ट्रक्चर आप फिर बनाओ, ये ऐसे बना रहा हूँ, अभी इसके बीच में एंगल 60 हो गया। अब फिर एक स्ट्रक्चर ध्यान से देखे रहना, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाते रहना आप भी स्ट्रक्चर, नहीं तो सब गलत कर जाओगे बाद में, ठीक है। और ये H, अगर वीडियो को पॉज करो और मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है। H हुआ, अब फिर आप इसको क्या करें, मूव कराओ। तो यहाँ देखो CH3 यहाँ लिख दूँ और यहाँ आएगा H और यहाँ गया H, तो इस तरीके से बना, नहीं बना। और फिर क्या करूँ, फिर जब क्या कहते हैं 60 डिग्री मूव कराऊंगा, ये ऐसे एक को तो फिक्स रखूंगा, ये ऐसे एक को फिक्स रखूं, और फिर उसके बाद क्या करूं, 60 डिग्री जब आप मूव कराओगे तो ये देखो हाइड्रोजन इधर और CH3 इधर, CH3 इधर और हाइड्रोजन इधर। तो अब बताओ कि ये और ये क्या है, ये और ये देखने में कुछ डिफरेंट लग रहे नहीं लग रहे हैं, देखने में सारे डिफरेंट लग रहे नहीं लग रहे हैं, देखने में डिफरेंट लग रहे हैं ना। अब फिर इसके बाद एक काम करो, सारे डिफरेंट, फिर इसको 60 डिग्री मूव कराओ यहाँ से, मतलब इसके रिस्पेक्ट में। तो ये बन देखो, एक ऐसा बना ऐसा, तो ये तो पहले ही हमेशा आपने ऐसा ही रख के रखा है, पीछे वाले को आप मूव करा रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक को तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना, उसके रिस्पेक्ट में हम सभी चीज़ को ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ, अब यहाँ सब 60 मूव कराओगे तो यहाँ CH3, यहाँ H हुआ नहीं हुआ, यहाँ H हुआ नहीं हुआ, तो ये हुआ। अब देखो आप देखो ये और ये सेम दिख रहे नहीं दिख रहे हैं। और फिर आप एक काम करो, फिर इसको 60 डिग्री मूव कराओ। तो कई सारे स्ट्रक्चर देखना, ध्यान से बनाते रहना मेरे साथ साथ, वीडियो को पॉज करके बनाते रहना, नहीं अदरवाइज क्या हो जाता है कि आप जब सारा बन जाएगा ना नहीं बना पाओगे, मैं बता रहा हूँ गारंटी, ठीक है। सारा बन जाएगा तो आप खुद कंफ्यूज जाओगे, इसलिए मेरे साथ साथ बनाते रहना, ठीक है। तो अब देखो जैसे 60 डिग्री मूव करें इसको, तो यहाँ ब्लैक वाले को, ठीक है, ये H यहाँ हो गया, ये H यहाँ हो गया, तो ऐसा हुआ कि नहीं। तो अब देखो ये जे वाला मुख से बराबर हो गया नहीं बराबर हो गया। तो मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, और इसको थर्ड मानता हूँ, इसको फोर्थ मानता हूँ, इसको फिफ्थ मानता हूँ, इसको सिक्स्थ मानता हूँ, सिक्स्थ मान रहा हूँ नहीं मान रहा हूँ, सिक्स्थ मान रहा हूँ, ऐसे जब आप इसको मूव करोगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो समझ लेना, ठीक है, इसके बराबर होगा, क्योंकि जैसे ही आप CH3 को यहाँ से यहाँ मूव करके ले जाओगे इसके बराबर हो जाएगा। अब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। अब आप बताओ कि जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा वो उसकी एनर्जी सबसे हाई होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो आदमी सर फोड़ेंगे, सर तभी फोड़ेंगे ना उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, आपस में लड़ जा रहे हैं एक दूसरे से, भाई एनर्जी बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। शांत अच्छा आदमी ज़्यादा लड़ता नहीं है भाई, स्टेबल है, बैठा रहेगा। और जो आदमी बहुत ज़्यादा एनर्जी होते हैं आपस में लड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो अब देखो वैसे ही देखो CH3 देखो क्या होता है कि ये एक स्पेरिकल होता नहीं होता CH3। अरे आप क्या होता है, आप हाइड्रोजन ऐसे बनाते हो तो क्या होता है, एक कार्बन एटम ऐसे है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, हाइड्रोजन एटम यहाँ है, हाइड्रोजन एटम है, तो एक तरीके से एक गोला नहीं, एक बैलून मान लो। CH3 को एक बैलून मान के चलूँ, CH3 को एक बैलून मान के चलूँ, बैलून कि भाई बैलून तरह है। तो आप बताओ दो बैलून लड़ रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा कम लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो फिर आपस में हाइड्रोजन और ये लड़ रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं, यहाँ साइड में उतना ज़्यादा लड़ते नहीं है। तो इतना समझ लेना कि अगर कहीं इक्लिप्स फॉर्म आए और कहीं स्टैगर्ड आए, कहीं मतलब कहीं अगर एंगल एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ रहे हैं तो उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा ध्यान देना कि देखो सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन हो रहा है, लार्जर ग्रुप दोनों एक साइड है, नहीं एक साइड है, लार्जर ग्रुप दोनों एक साइड है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन हुआ तो यहाँ पहुँच गए। तो इसकी एनर्जी ध्यान देना कितनी होती है, इसकी एनर्जी 6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। क्यों क्या कि वहाँ पहले क्या था, हाइड्रोजन लड़ रहे थे, अब क्या है CH3 लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे बड़ा ग्रुप दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए। तो इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन होगा, सबसे स्टेबल फोर्थ होगा। तो और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये सेकंड वाले की और देखो सिक्स्थ वाले की एनर्जी सेम होगी नहीं सेम होगी, सेकंड और सिक्स्थ वाले की एनर्जी, सेकंड एंड सिक्स्थ वाले की एनर्जी सेम हो रही नहीं हो रही है। अरे देखो ना दोनों स्ट्रक्चर सेम ही, सिक्स्थ वाला स्ट्रक्चर सेम ही है नहीं सेम ही है, जितना रिपल्सन इसमें है उतना रिपल्सन इसमें है। अब बताओ थर्ड और फिफ्थ वाले की जो रिपल्सन सेम है नहीं सेम है, मतलब अगर इसमें CH3H का रिपल्सन यहाँ भी CH3H का, यहाँ HH का, यहाँ HH का रिपल्सन, यहाँ HCH3 का, यहाँ भी HCH3 का रिपल्सन है। तो मतलब क्या है कि एक तरीके से ऐसे कह सकता हूँ कि थर्ड एंड फिफ्थ की भी एनर्जी क्या है, सेम है कि नहीं सेम है, थर्ड एंड फिफ्थ की एनर्जी सेम है,
सही है। तो अब देखो, अब सबसे ज़्यादा रिपल्सन की, और उसमें भी आप बताओ कि सेकंड और थर्ड वाले में ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये थर्ड वाले में रिपल्सन कहाँ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ऊपर है और हमेशा ये साइड में है, साइड में वाले कम रिपल्सन लगाते हैं, ऊपर ऊपर है एक दूसरे के लड़ जा रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना कि इक्लिप्स फॉर्म बोला जाता है, इक्लिप्स वाला ज़्यादा रिपल्सन करता है एज कंपेयर स्टैगर्ड और गाउस से। ठीक है, ज़्यादा रिपल्सन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला स्टेबल होगा। तो अब लेकिन स्टेबल होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जीरो तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा ही, क्योंकि बड़ा बड़ा लार्जर ग्रुप हैं, थोड़े बहुत तो रिपल्सन रहेंगे ही भाई। साइड में है, भले साइड में है, थोड़े बहुत माइन्यूट से रिपल्सन रह जाता है। इसलिए क्या होता है कि थोड़ा, अब इसको आप ले आते हो यहाँ, एक्चुअली क्या होता है ये कितने, ये आप यहाँ से इसको ले जाते हो, ये क्या होता है जीरो एनर्जी है, ये मान लो 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 कैलोरी हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना कितना जाएगा 1 के आसपास जाता है। कितना जाता है ये 1 किलो कैलोरी पर मोल। इसके पास हल्की सी थोड़ी सी रिपल्सन बची रहती है। तो ध्यान देना एकदम जीरो नहीं हो पाता है। और ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड पोजीशन पहुंच गया, नहीं पहुंच गया सेकंड पोजीशन पे। अब फिर थर्ड में गए, फिर इक्लिप्स आया, तो मतलब रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया थोड़ा सा। तो थोड़ा सा रिपल्सन स्टार्ट हुआ तो उतना रिपल्सन नहीं होगा जितना ये दोनों बड़े बड़े लार्जर ग्रुप भिड़ रहे थे। तो अभी क्या है CH3H भिड़ रहे हैं। तो जैसे क्या था CH3H भिड़ रहे हैं, वहां क्या था दूसरे वाले पहले जब एथेन बताया था उसमें हाइड्रोजन आपस में लड़ रहे थे। तो 3 कैलोरी पर मोल एनर्जी आ रही थी। लेकिन अभी इसमें क्या है CH3 और H लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये 4 कैलोरी से थोड़ा सा कम का आता है, 3.9 के पास या 3.8 के पास आता है। तो आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हो, थोड़ा सा आप बताते हो। मतलब अगर यहाँ है तो मतलब इस वाले के कर्व के आसपास जाता है। मतलब अगर ये 4 है थोड़ा सा नीचे रहता है, यहाँ तक जाता है, मतलब 3.9 के आसपास। देख लेना बुक्स में एग्जैक्ट 3.9 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3.9। फिर उसके बाद क्या होगा, 3.9 जाएगा। फिर अब यहाँ अब आप सेकंड से थर्ड में पहुंच गए, सेकंड से कहाँ पहुंच गए, थर्ड में पहुंच गए। फिर आप जब देखो फोर्थ में आपको रिपल्सन ही नहीं बचा भाई, बहुत माइन्यूट सा रिपल्सन बचा, बहुत ही माइन्यूट सा, थोड़ा सा रिपल्सन, थोड़ा सा। यहाँ तो CH3 रिपल्सन कर रहे थे, यहाँ हाइड्रोजन CH3 उतना खास रिपल्सन नहीं, 0.1 का आता है रिपल्सन, 0.1 किलो कैलोरी पर मोल का रिपल्सन थोड़ा सा आता है। उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, टेंशन ना लो, ठीक है, उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एकदम नीचे आ गया। तो अब देखो फिर उसके बाद थर्ड के बाद क्या आएगा, फोर्थ। और आपको पता है फोर्थ और थर्ड बराबर है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी इसके बराबर आएगी। फिर उसके बाद आए आप फोर्थ, यहाँ ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फोर्थ हो, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो सॉरी, एक ये फोर्थ हो गया, हाँ ठीक है, फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ की एनर्जी सेम है, थर्ड एंड फिफ्थ की एनर्जी सेम है। तो मतलब ये फिफ्थ पोजीशन आया कि नहीं आया। तो आप देखो फिफ्थ और सिक्स्थ वाले में क्या होगा, सिक्स्थ वाला सेकंड के बराबर होगा, नहीं होगा। देखो ना, सिक्स्थ वाला और सेकंड वाले के बराबर रिपल्सन ले रहा नहीं ले रहा है। तो मतलब ये थोड़ा सा यहाँ जाएगा और फिर आप घुमा के पहला वाले पहुंचा दोगे। तो इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंगल पे बनता है। तो अब देखो, आप देखो CH3 के बेस पे सारे एंगल लिए आते हैं, ध्यान देना। यहाँ CH3 एंगल कितना है, 0 है, तो ये बताओ 0 एंगल है। यहाँ सेकंड वाले में CH3 के बीच में, क्योंकि रिपल्सन मेजर फैक्टर यही कर रहा है रिपल्सन का, तो यहाँ हो गया 60 डिग्री एंगल। और इस वाले में थर्ड वाले में क्या हो गया, इसके और इसके बीच में एंगल 120 है, ठीक है। और यहाँ इसके बीच में एंगल 180 हो गया। और यहाँ इसके और इसके, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ठीक है। 270 है, वैसे देखा जाए तो 120 ही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो 120 और 270 वाले की एनर्जी बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आप चाहे 120 बोलो चाहे 270 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और फिर वैसे ही इसके बीच में कितना आया, अरे 120 प्लस 240 ना, 240। ओके,
240, ठीक है, 240 आएगा ये 240। और अगर मैं लास्ट वाले में 270 लिख दिया होगा तो करेक्ट कर लेना, 240 आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि 6 × 12 × 2 ये। और फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ आएगा 270, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 270 आएगा, यहाँ आएगा 270 और फिर यहाँ आ जाएगा आपका 360। ये आया कि नहीं आया, 360। ध्यान देना, ये 6 के नीचे ही, 6 के बराबर ही होगा एकदम। तो इस तरीके से एंगल का मूवमेंट होता है। तो अब देखो, आप बताओ कि 6 और 270, 60 और 270 वाला बराबर एनर्जी में नहीं है, तो इसको दोनों को तो भाई सेम कह सकता हूँ। 121 और 240 वाला भी सेम एनर्जी में नहीं है, तो NT। तो अब देखो, अब आप बोलोगे, आप किसको बोलोगे इक्लिप्स, किसको बोलोगे गाउचे, किसको बोलोगे स्टैगर्ड, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है कि ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इसको बोल दिया था फुल्ली इक्लिप्स। क्या बोल दिया जाता है, फुल्ली इक्लिप्स बोल दिया जाता है, फुल्ली इक्लिप्स बोल दिया जाता है, फुल्ली इक्लिप्स्ड बोल दिया गया, फुल्ली इक्लिप्स बोल दिया गया, फुल्ली इक्लिप्स्ड बोल गया। और यहाँ देखो CH3 एक दूसरे के एंटी है, तो इसको क्या बोल दिया गया, एंटी बोल दो, इसको एंटी बोल दो, या आप इसको स्टैगर्ड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या कंप्लीट स्टैगर्ड बोल दो, स्टैगर्ड या स्टैगर्ड, स्टैगर्ड बोल दो, एंटी या स्टैगर्ड। अब इनके बीच का जो फॉर्म होती है, इनके बीच को देखो, ये क्या हो गया 120 है, तो जब 120 आ रहा है एंगल, तो इसको बोल सकते हैं कि पार्शली इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड हो गया, पार्शली इक्लिप्स्ड हो गया। और ये जब ये भी पार्शली इक्लिप्स्ड होगा तो ये भी ऑब्वियसली बात है पार्शली इक्लिप्स्ड होगा, और ये एंटी होगा। और ये बचे सेकंड और ये और 6, सेकंड और 6 क्या हो जाएंगे आपके गाउचे फॉर्म, गाउच फॉर्म हो गई, गाउच फॉर्म हो गई, GAUCHE, ठीक है। तो ये गाउच फॉर्म हो गए। तो इस तरीके से हमें हमेशा लिखना होता है। तो देखो, अब देखो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको लिखूँ फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड ऐसे लिख दिया, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये क्या हो गया गाउच, GC लिख दिया, ठीक है, GC लिख दिया, गाउच हो गया, या गाउच बोल दो, GH बोल दो, ठीक है। और ये गाउच हो गया। और ये क्या हो गया पार्शली इक्लिप्स्ड, PE लिख दे रहा हूँ, पार्शली इक्लिप्स्ड, ठीक है। ये क्या हो गया एंटी, AT लिख दिया, एंटी हो गया। और ये क्या हो गया, अभी भी आपका पार्शली इक्लिप्स्ड है, पार्शली इक्लिप्स्ड लिख दिया, ठीक, पार्शली इक्लिप्स्ड। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका गाउच फॉर्म हो गया, GH बोल दिया, गाउच फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वर्सेस एंगल, डाइहेड्रल एंगल है। तो मैंने पहले बताया कि डाइहेड्रल एंगल क्या होता है। तो इस तरीके से हमें हमेशा बताना होता है क्या कैसे होता है, क्या कैसे नहीं होता है। तो आई थिंक आपको तो ये समझ तो आया होगा कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको नहीं ड्रॉ करना है। तो ये सारी क्या कहते हैं बेसिक मतलब थीम थी, किस तरीके से आपको मूव करना होता है, किस तरीके से आपको नहीं मूव करना होता है। तो ये आपको क्या कहते हैं हेल्प करता है कि आपको हमेशा समझने में कि भाई क्या कैसे है, क्या कैसे नहीं है। तो ये हमारा हमेशा आपको बहुत सी ही डाटा क्या कहते हैं स्टोर करके देता रहता है कि भाई आपको बहुत सारी आपको क्या कहते हैं रिएक्शंस आएंगी, जो इसमें आपको यही बताना होता है क्या कैसे स्टेबल है, क्या कैसे नहीं। तो ये हो गया। और ऐसे देखो कुछ कंपाउंड्स मैं आपको बताता हूँ जो अभी एक्सेप्शनल बिहेवियर में आते हैं ये वाले। अगर मैं साथ ब्यूटेन में अगर मैं 270 लिख दिया तो वहाँ आप 240 कर लेना। याद तो रहते नहीं, सब कुछ यही तो बनाते हैं, याद तो रहता नहीं कि भाई रट के आ रहे हैं। सारा चीज़ मैं आपके सामने ही ड्रॉ करता हूँ, तो इसलिए कभी कभी माइंड से कोई चीज़ निकल भी जाती है। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मेरे पास ये हो और ये O हो और H हो, और ये अब स्टेबिलिटी में देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी, स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा एंटी, फिर उसके बाद गाउचे, देन उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स्ड सबसे लास्ट में, क्योंकि जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, मतलब जिसकी ज़्यादा इतनी एनर्जी, तो ये क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर है, क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर
इफ़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान दिए रहना, नहीं तो कह दो कि बाद में कि भाई सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों आ गया, क्यों नहीं आ गया। तो फुल्ली अगर क्या कहते हैं, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर इफ़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा हो, तो अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ रही है तो ये फुल्ली क्या कहते हैं, तो ये वाला रूल फॉलो होता है। अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है तो सारा खेल, ध्यान दे रहा है, सारा खेल पलट जाता है, सारा खेल पलट जाता है। तो ये मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। देखो अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास एक O हो, यहाँ एक O है, एक H है, एक H है और H है, और एक मेरे पास यहाँ मान लो OH है, यहाँ मेरे पास मान लो एक H है, यहाँ मेरे पास एक H है। फिर और ऐसा दूसरा मैं बना दिया इधर OH H H, और यहाँ मैं बना दिया OH H और H। देख के बोलोगे सर ये क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही नहीं हो रही है, इसके बीच में, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, तो भाई इसमें गाउचे वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। ध्यान दे रहा ना, गाउचे वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, गाउचे वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। इसमें एंटी से ज़्यादा बेटर कौन सा हो जाता है, क्योंकि एंटी जब तब स्टेबल होता है जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ना कॉन्सेप्ट आता रहे, तो इसलिए क्या होता है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसमें ऐसे ही मान लो अगर यहाँ ऐसे O लगा दें, फिर वही बात यहाँ फ्लोरीन वगैरह लगा दो, O लगा दूँ और H लगा दिया, H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, तो अब देखो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और फिर मान लो आप ऐसे लगा दो, ऐसे OH लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ H, यहाँ फ्लोरीन लगा दो, यहाँ ये, यहाँ ये, तो ऑब्वियस सी बात है अभी भी ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, यही होगा। तो इसलिए क्या, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन की, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ज़्यादा स्टेबल ये वाले फॉर्म होते हैं, ना कि एंटी वाले। वो एंटी वाले कब हैं, जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ना आता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा आपको क्या कहते हैं सेट करना होता है कि क्या कैसे सेट करना है, क्या कैसे सेट नहीं करना है। देखो ये आगे इतने समझ में आ गया, मतलब कन्फर्मेशनल एनालिसिस खत्म हो गया, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस जो आपको पढ़ना था, साइक्लोहेक्सेन, मतलब साइक्लोहेक्सेन का भी बता दिया, आपको ब्यूटेन की बता दिया। और देखो अगर मान लो अगर आपसे पूछे कोई एक स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ लिख दे C2H5 और यहाँ लिख दे आयोडीन और यहाँ बना दे आपका CH3, तो आप बताओ कि आप जब इसका साइक्लोहेक्सेन बनाओगे तो आप किसको इक्विटोरियल पर रख, कौन सबसे बड़ा ग्रुप है। CIP मत चले जाना है कि इसलिए हमेशा मैं मतलब साइज के बेस बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि जो एटम कितना जगह घेर रहा है, ये नहीं कि कोई CIP बड़ा है, साइज बड़ा है तो वो इक्विटोरियल पोजीशन पर रहता है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा बोला कि कितना ज़्यादा कौन स्पेस घेर रहा है, क्योंकि स्पेस में ही रिपल्सन होता है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस ये वाला घेरेगा, क्यों, क्योंकि मान लो एक कार्बन होगा ऐसे और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ से एक कार्बन होगा, फिर इधर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, ये C2H5 एक तरीके से इतना बड़ा हो गया। और आयोडीन कितना बड़ा होगा, आयोडीन मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना बड़ा होगा, तो ज़्यादा बड़ा कौन हुआ, C2H5 हुआ। ध्यान देना, नहीं तो जनरली क्या करते हैं लोग CIP रूल से, अरे CIP पढ़ के आए रहते हैं, अरे ये सबसे ज़्यादा CIP रूल में होता है, एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, इसको इक्विटोरियल पोजीशन पर रख देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमेशा साइज के बेस बताया जाता है। एक बात ग्रुप्स है और ये एक अकेला सिंगल एटम है, कितना बड़ा हो जाएगा, ग्रुप से थोड़ी बड़ा हो पाएगा कभी। तो किसको रखोगे आप अबव द प्लेन, इसको रखोगे अबव द प्लेन और इसके रिस्पेक्ट में आप सभी को ड्रॉ करोगे, अब इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब इसको तो रखना ही आपको मजबूरी है इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो ये देखो 1 2 3 पे, तो इसको कहाँ गया, बिलो द प्लेन गया कि नहीं गया, तो बिलो द प्लेन यहाँ आया कि नहीं आया। और फिर उसके बाद 1 2 3 और 4 5, तो 4 और 5 और CH3 कहाँ गया, अबव द प्लेन। आया समझ में कैसे लिखना होता है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, इस तरीके से हमेशा आपको हमेशा देखना होता है कि कौन सा एटम, अगर एटम लगाए तो एटम भले भी कितना बड़ा हो जाए आयोडीन, लेकिन C2H5 ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए यहाँ क्या होता है कि स्पेस से देखा जाता है, साइज से नहीं मैटर करता है। तो ध्यान दे रहा ना, यहाँ CIP कोई वैलिड नहीं करता CIP, ठीक है। इस वाले क्या कहते हैं, जब साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन बताए थे वो बताया था, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि वही 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होने लगता है, उसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, बताया था कोई इंटरेक्शन होने लगता है तो अनस्टेबिलिटी आ जाता है। इसलिए उसको क्या होता है, कोई भी मैक्सिमम जो सबसे लार्जर ग्रुप वाला हो उसको इक्विटोरियल पोजीशन पर रखा जाता है, उसके बेस पे हम सारी चीज़ को डिफाइन करते रहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, किस तरीके से नहीं ड्रॉ करना है, क्या कैसे चीज़ें।
तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ अब हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी हमने एथेन और ब्यूटेन का ही पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन एनालिसिस।